गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज हम किसी सवाल से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात है और वो बात यह है कि आज आपने एक काम करना है। काम ये करना है कि आपने एक सादा पेपर लेना है। ये देखिए, ये हमारे पास भी है सादा पेपर। बेहतर तो यह है कि मोटा मार्कर हो, लेकिन कोई पेन कोई मार्कर जो भी आपके पास हो, आपने एक सादा पेपर पर अपना नाम लिखना है, कोई भी बात लिखनी है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और कुछ वर्टिकल लाइंस लगानी है। दैट्स इट, राइट। एक सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ आप इस पेपर पर लिखें, वो नाम है, वो कोई बात है, वो कुछ लाइंस हैं, वो करके उसकी क्लियर पिक्चर लें और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ। और जब आप वो अपना व्हाट्सएप नंबर एक दफा मेरा ख्याल करके दिखा दे ताकि हम जरा शो कर सकें और लोग उसी तरह से उसी सीक्वेंस से। अगर आप लोगों ने तय कर ही लिया है मेरी गंदी राइटिंग जब लोगों को दिखाने का, समझ नहीं आती तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को जरा क्लैरिटी हो जाए, सो दैट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आज हम बता सकेंगे आपको। ये देखें जी। और सिर्फ से आपकी राइटिंग कैसी थी? मेरी हैंड राइटिंग हमेशा से अच्छी थी। अभी बचपन है मेरा। अच्छा। बचपन में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, गुड। मैंने ज्यादा लिखा नहीं, बट एनीवेज कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ वर्टिकल लाइंस, एक सर्कल, अपना नाम लिखना है और एक कोई भी एक लाइन लिखनी है अपने बारे में। अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने ख्याल से मुतालिक लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप करें पिक्चर। आज हमें ज्वाइन करेंगे आज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो कि आपकी हैंड राइटिंग देखकर बता देंगे कि आपकी शख्सियत कैसी है, आप किस शख्सियत के मालिक हैं। सो लेट्स सी किसके बारे में आज क्या पता चलता है। सो अभी व्हाट्सएप करना शुरू कर दे, क्योंकि हम भी देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वो वाला सीन। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है एंट्रीज कुछ हमारे पास आ चुकी हैं फेसबुक के थ्रू, वो भी हम शामिल करेंगे। बिल्कुल। और कुछ जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम आएंगे वो भी हम शामिल करेंगे और बताएंगे आपको, हम तो नहीं लेकिन हमारे एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, कि आपकी इस हैंड राइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या ट्रेट्स वो बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे सभी ने भी कहा जाता है कि द वे यू कैरी योरसेल्फ वो भी बताता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आप ड्रेस कैसा पहनते हैं और किसी स्पेशल ओकेजन में आप किस तरह से जाते हैं, आप किस तरह से उस ओकेजन के लिहाज से अपने आप को ढाल लेते हैं। हाँ, मैं एक सवाल कर लूँ इस पे? जी जी। मरियम नवाज साहिबा कल जब वो चौंग पहुंची थी, जो चौरचूंग में उन्होंने जब वो पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर वो जिस तरह पुलिस यूनिफॉर्म में वो पहुंची थी, हमारे शो से आई थिंक कोई चंद मिनट पहले वो था, तो इस पर कल पूरे दिन जो कि बात भी होती रही है कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से वहाँ पर पहुंची, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की, कुछ लोगों ने कुछ सवाल भी उठाए। आपका पर्सनल ओपिनियन इस बारे में क्या? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट्स कम्प्लीटली फाइन। और जब आज के दौर में, क्योंकि वो खवातीन की पासिंग आउट परेड थी, तो ऐसे में जब वहाँ की लीडर, वहाँ की वज़ीर आला एक तरह से वही यूनिफॉर्म पहन के सामने आती हैं, तो इस तरह लोगों को हौसला मिलता है और आपको ये पता होता है कि नहीं, आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं और ये जो यूनिफॉर्म है इसकी एक रिस्पेक्ट है और आपके लीडर्स भी ये पहन के सामने आ रहे हैं, तो एक चीज़ आम हो जाती है और वो एक तरह से ज़ेरे बहस आती है और लोगों जितनी डिस्कशन होती है उतनी वो चीज़ आम होती है। तो आई थिंक इट वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल कि एक एम्पावरमेंट उन्होंने शो की है कि ये यूनिफॉर्म जो है इसकी कदर भी है और ऑब्वियसली ख़वातीन इसको पहनती भी हैं, तो वो भी एक ग्रेसफुल चीज़ है। एग्जैक्टली। अच्छा, और मैं इस बारे में ये समझता हूँ कि समटाइम्स कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें अगर ऐसा कोई एक्ट हो कि जिससे वो इवेंट हाईलाइट हो जाए, जैसे सबीन अगर फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज साहब बिल्कुल नॉर्मल जाती हैं और बस एक पासिंग आउट परेड होती है, वो आ जाती हैं और शायद किसी को पता भी ना चलता कि वैसा कोई इवेंट भी हुआ है, किसी को पता भी ना चलता कि अच्छा खवातीन पुलिस में भर्ती हो रही हैं, उनकी पासिंग आउट परेड हो रही है, तो ऐसा करने से उस इवेंट को हाईलाइट किया। जिस तरह कल का इवेंट हुआ, आए दिन रोज इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, एक लाइव कट होता है, आप देख रहे होते हैं, आपने टीवी पे स्क्रीन पे देख लिया और खत्म हो जाता है। अभी तक वो ज़ेरे बहस है और खवातीन की पासिंग आउट परेड है, तो वो इवेंट हाईलाइट हो गया एक छोटी सी चीज से, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बन गई। अच्छा, कुछ लोग ज़ाहिर है उस पर तनकीद भी करते हैं। अब ऐसे में एक साहब हैं जो कि पहले गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो चले गए कोर्ट कि एफआईआर दर्ज की जाए। यानी ऑफिशियल जो वर्दी है पुलिस की वो क्यों पहनी गई मरियम नवाज साहब की तरफ से, ये उनका एक वो ये कहते हैं कि वर्दी, ऑफिशियल वर्दी जो है वो किसी भी रियासती इदारे की, वो आप नहीं पहन सकते। अच्छा, आप सेशन कोर्ट लाहौर में दायर दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि पुलिस को मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई, तो अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। और जिस तरह से वही हम बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पहन के शिरकत की थी, वो यूनिफॉर्म, खिताब भी किया था और तभी उन्होंने एक
एक बात उन्होंने ये भी की कि आज जब मैंने यूनिफॉर्म पहना है तो मुझे एहसास हुआ है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले कभी मैं जलसों में जाती थी तो देखती थी कि खवातीन पुलिस ऑफिसर ने भारी हथियार उठाए होते थे। अच्छा, एक बात, मर्दों वाले ओहदों पर काम कर रही होती थी, ये थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल चीज़ है और मुझे, लेकिन साथ में वो ये कहती हैं कि मुझे उनको देखकर बहुत खुशी होती है। अगर मर्दों वाला कोई पेशा होता है, हाँ, लेकिन मुझे परसेप्शन ज़ाहिरा बन चुकी होती थी, ये तो मर्दों का पेशा है, तो वो प्रोबेबली इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है। एग्जैक्टली इस पर्सपेक्टिव में कहा है कि ज़ाहिर पहले ज़्यादा उसमें मर्द नजर आते थे। एनीवेज, अब इस पर जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद पर पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आया। पंजाब पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म कानूनी तौर पर पहन सकते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये बयान पुलिस की तरफ से आया है, हमने सोचा ज़रूर आपसे हम शेयर भी कर लें। आगे बढ़ते हैं जनाब, ये तो हमने बात कर ली मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक, इस यूनिफॉर्म से मुताल्लिक। अब कल का दिन एक अहम मैच था, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड का मैच। कौन? पाकिस्तान। एक ही बात है, एक टीम जीतती कि हारती है, ऐसा ही है, लेकिन 4 रन से हारे। अच्छा, तो फिर क्यों पहले कह रहे थे कमजोर टीम है जी न्यूजीलैंड की, इन्होंने तगड़े खिलाड़ी नहीं भेजे क्योंकि हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी, तो हमारे लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर इस तरह की बातें भी सामने नहीं आनी चाहिए थी ना, और होम ग्राउंड है, हरा दिया। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। एक मिक्स फीलिंग्स है, सबकी मिक्स पर्सपेक्टिव है। मतलब जो आम आवाम है वो गुस्से का इजहार जरूर कर रही है। इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, आप ट्रेनिंग से वापस आए हुए, और ट्रेनिंग से वापस आने के बाद भी आपके ये हाल है, तो ऑब्वियसली पीपल विल क्रिटिसाइज। एनीवेज, इस मैच से मुताल्लिक हम कुछ डिटेल्स शेयर कर लें, क्योंकि ज़रा क्रिटिसाइज वाली बात अपनी जगह सभी, लेकिन सिर्फ 4 रन से हारे हैं। सनसनीखेज मुकाबला था, चौथा T20 था, और पाकिस्तान ने जिस तरह 4 रन से ये मैच वो हारे हैं। और पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने जनाब बनाए थे 178 रन, और पाकिस्तानी टीम ने इस हदफ का ताक़ुब किया, 174 रन बनाए। कीवीज़ को 5 मैचेस की सीरीज़ में इस वक्त 2-1 की नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल है, और सीरीज़ का जो आखिरी मैच है वो होना है 27 अप्रैल को। तो लेट्स सी लास्ट मैच में क्या होता है। पहला हुआ नहीं था, लास्ट बाकी रह गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम डिटेल से बात भी करेंगे। जोसेफिन, आपने पॉइंट रेज किए, 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि ये कहना कि कमजोर टीम थी फिर हम क्यों हार रहे हैं, एंड सेकंडली ज़्यादा सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। लेकिन जो चेंजेस हुई थी उन चेंजेस का क्या फ़ायदा हुआ, और उनके चेंजेस क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आगे अब ज़रा T20 वर्ल्ड कप, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसके स्क्वाड से मुतालिक बात होना अब से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ट्रॉफी पहुंची है पाकिस्तान, उसकी हम बात करते हैं। इस्लामाबाद का खूबसूरत मकाम है शक्करपड़ियाँ, यहाँ पर इसकी रुनुमाई हुई है, और एबटाबाद और लाहौर भी ये ट्रॉफी जाएगी ताकि लोग वहाँ पे इस ट्रॉफी का दीदार कर सकें। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। और अच्छा, 2009 का T20 वर्ल्ड कप, अगर हम उसकी बात करें सभी, तो वो टीम पूरी जो है वो इकट्ठी हुई है वहाँ पे, चैंपियन टीम इकट्ठी हुई है। एग्जैक्टली। तो उस सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है जिसमें जो फाते टीम थी 2009 के वर्ल्ड कप की, वो खिलाड़ियों को खुशगवार मूड में देखा जा सकता है उसमें, और खिलाड़ियों ने मिलकर वर्ल्ड कप की झलकियां भी देखी और यादगार लम्हात जो है वो ताज़ा किए कि उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह से। अच्छा, वर्ल्ड कप के कप्तान यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, कामरान अकमल, मिसबाउल हक समेत कई स्टार जो है वो नजर आए इस वीडियो में सेलिब्रेट करते हुए। हाँ, तो ज़ाहिर है वो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं और आप एक तरह से एंजॉय भी कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, गपशप हो रही होती है। बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हमने स्पोर्ट्स ही की है डिटेल से, आज हमें क्योंकि आगे एक स्पोर्ट्स सेगमेंट करना भी है। अब कुछ और खबरें हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और लेकर चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया, जहां पर दर्जनों वेल मछलियां साहिल समंदर पर फंस गई, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है इसमें कई मछलियों को साहिल पर बहुत तकलीफ की हालत में देखा गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार रजाकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मछलियों का साहिल पर आना, ये इसकी रीज़न क्या थी ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ताम हुकाम इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको विजुअल हम दिखा रहे हैं, लोग भी वहाँ पे ज़रा मौजूद थे, जो रजाकार थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि उनको हम रेस्क्यू कर सकें, लेकिन ज़रा ये विजुअल ऐसा कि खासा डिस्टर्बिंग था कि बहुत ज़्यादा वेल मछलियाँ इस तरह से वहाँ पर फंस चुकी थी और तड़प रही थी कुछ तो। अच्छा, लोग डर नहीं रहे, वैसे लोग डर नहीं रहे, वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है तड़प रही हैं, बीमार हैं, पानी से बाहर हैं, तो प्रोबेबली लोगों की कोशिश ये है कि उनको बचाएं किसी। और जब हमने देखा मछलियों का इस तरह साहिल पे आना, इस तरह फंस जाना, तो मालूम होता है कि कोई ना कोई मसला हुआ होता है समंदर में। हाँ, लेकिन शायद एग्जैक्टली कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती रीजन, है ना? कभी कभी चीजें कुछ सामने आती है, लेकिन वो भी बहुत डिटेल के साथ बहुत वेग होती हैं कि है या नहीं है, जो भी है। चले, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और अब जरा इनोवेशन की बात करते हैं। नए इंसानी नुमा रोबोट जल्द मार्केट में आने वाले हैं जी। अरबपति, खरबपति एलोन मस्क की मैं बात कर रही हूँ, वही कर सकते हैं ना, उनकी कंपनी जो है टेस्ला,
उसमें बिल्कुल इंसान की तरह दिखने, चलने और काम करने वाले रोबोट्स पर काम जारी है और बस ने इम्कान जाहिर किया है कि ये अगले साल बाकायदा तौर पर मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। इस वक्त दुनिया में मुतअद्दिद कंपनियां इंसानुमा रोबोट्स बनाने पर काम कर रही हैं जो ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते और आने वाले वक्तों में इस मैदान में सख्त मुकाबले के तवक्को भी की जा रही है। वाह क्या बात है। अब देखना ये इनोवेशन में हम आगे से आगे जाए जा रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। कुछ और खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं आज हम जनूबी कोरिया की, जहां की हुकूमत ने हर बच्चे की पैदाइश पर 2 करोड़ रुपए यानी 10 करोड़ कोरियाई वॉन यानी 73,000 अमरीकी डॉलर ये बनते हैं, बिल्कुल इसके मामले पर गौर शुरू कर दिया है। मुल्क में शरह पैदाइश इंतहाई कम है, जहां हर 100 औरतें सिर्फ 72 बच्चे पैदा कर रही हैं। जनूबी कोरिया की हुकूमत का एंटी करप्शन एंड सिविल राइट्स कमीशन इस पर अमल दरामद से कबल लोगों की राय जानने के लिए एक अवामी सर्वे करवा रहा है और सर्वे में जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस प्रोग्राम पर सालाना 220 खरब वॉन यानी 16 अरब डॉलर खर्च करना काबिल कबूल है या नहीं, और इससे क्या हासिल होगा और क्या माली तरगीब से मुल्क में जो कपल्स हैं वो बच्चे पैदा करने की तरफ राग़िब होंगे या नहीं। चूँकि कोरिया में हम देखने की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे और ऐसे में जब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने पाकिस्तान की बात कल की थी, तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि कुछ मुल्क ऐसे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो टू एक्सट्रीम्स ऑब्वियसली वो हमें देखने को अभी मिली है। अच्छा जी, प्रोग्राम में हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, मज़ीद खबरें भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इंतखाबात, हारने वाली जमात हर मरतबा इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठाती है। पीटीआई की यौम तासीस पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसे तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और जो के हक पे हैं और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। चलें जी, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा और हमेशा जिस तरह से वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं, वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया और वही ओपोजिशन का इस वक्त एटीट्यूड है जो कि हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ अगर बात की जाए तो ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ जिसमें महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को पेशकश की है कि दो मुंतखब नुमाइंदे बैठ कर बात करें। डायलॉग की बात हुकूमत समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमा करते तो हैं, लेकिन ज़ाहिर पहल कोई नहीं करता। सब ये कहते हैं कि होना चाहिए डायलॉग, लेकिन आखिर करेगा कौन। इन हालात में हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे ताकि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नैयर साहब, सबसे पहले डायलॉग के हवाले से आपसे मैं कॉमेंट लेना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को बार बार ये बात कह रही है, वज़ीर आज़म साहब को ये बार बार कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी कि डायलॉग करें, ऑपोजिशन से बातचीत करें? शुक्रिया। गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हमेशा डायलॉग होना चाहिए। जहाँ कंट्रोवर्सीज होती हैं वो डायलॉग के ज़रिए ही उनको हल किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, इवन प्रेसिडेंट साहब ने भी अपने जो जॉइंट सेशन में एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया। तो इश्यूज़ जो हैं उनको जो दरपेश है कौम को, मुल्क को, उनको हल तो बैठ के ही हल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने इश्यूज़ पे हमेशा नेगोशिएशन किया है, डायलॉग किया है। तो अभी जो आपने अचकज़ई साहब का कहा और इवन 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिले, उधर भी एक सजेशन, तो मेरा उस वक्त भी यह मौक़िफ़ था कि गवर्नमेंट तो चलो बात करेगी, लेकिन जो बात इससे किससे की जाए, पहले उनको तो परसुएड करें, उनको तो बनाए। वो कैटेगरीकली कहते हैं आप बात ही नहीं करना चाहते इन सियासी जमातों से। तो अगर सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते तो किससे बात करना चाहते हैं? इश्यूज़ तो रिजॉल्व तब होंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क की बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करे।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि डायलॉग, ये बहुत अच्छी बात है कि डायलॉग होना चाहिए। आप ज़रा आपकी पार्टी का डे वन से मौक़िफ़ भी है कि डायलॉग होना चाहिए। अब ऐसे में जो बुखारी साहब आप बात कर रहे हैं कि एक पार्टी है जो कि बात नहीं कर रही, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल ये तो सब जानते हैं ना कि कुछ बातचीत तो बहरहाल जारी है, कुछ रहनुमाओं का तो बहरहाल कॉन्टैक्ट है हुकूमत का और अपोजिशन का, बस उसको ज़रा और मटेरियलाइज चैनलाइज करने की ज़रूरत है। शायद पीपल्स पार्टी उसमें अहम रोल प्ले कर सकती है। देखिए जी, अभी तो क्योंकि जो भी रिसेंटली जो जॉइंट अपोजिशन का एक इज्तिमा हुआ, एक मीटिंग हुई, तो उसमें चकजई साहब ने कहा, तो चकजई साहब तो उनके साथ अलायंस में है, तो चकजई साहब अपना किरदार अदा करें, परसुएट करें पीटीआई के बानी को कि वो कोई टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दें, विद इन पार्लियामेंट कर दें, आउटसाइड पार्लियामेंट कर दें, तो इनिशिएटिव तो फिर चकजई साहब ले, यानी तो अपने अलाइज से उन्हें बावर करा सकते हैं। यानी आपको लगता है कि वाकई ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि कोई पैगाम भिजवाया जाए, हुकूमती सतह पर कोई ऐसा शख्स ज़रूर हो जो कि फिर अडयाला जेल जाए, मुलाकात करे इमरान खान साहब से और उनसे ये डिस्कस करे कि बातचीत करें। चूँकि होता क्या है कि यहाँ से कोई जाता नहीं है, बातचीत होती नहीं है, और पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जाके मुलाकात करते हैं, बाहर आकर एक कहता है कि वो कहते हैं कि बातचीत करनी है, दूसरा कहता है वो कहते हैं बातचीत नहीं करनी, तो फिर क्लैरिटी भी सामने नहीं आती। मैं इसीलिए अर्ज़ करता हूँ ना कि पहले तो उनको कन्विंस किया जाए कि हमारा जो डेलीगेशन जाएगा उससे मिलेंगे भी कि नहीं, अदरवाइज देखा ना ये बड़े तौहीन अमेज़ बात होगी कि डेलीगेशन मिलने जाए और वो रिफ्यूज़ कर दे मिलने को। इसलिए बेहतर किरदार जो है वो चकजई साहब आप अदा कर सकते हैं कि ये उनके अलायंस में बैठे हुए हैं, जॉइंट अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये उनसे बात करें और उनको कन्विंस करें कि आए जी जो सियासी मामलात हैं इन पे बैठ के बात करते हैं। चकजई साहब ने कहा कि जी दावत कबूल करेंगे तो जाहिर है उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जा सकता है। वो शुरू में ही जब स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मैंने बात ही नहीं करनी दो जमातों से। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि जो आपने खुद कह दिया कि जो पीटीआई के जो रहनुमा उन्हें मिल के आते हैं उनकी जो आपस में कोई एक बात भी नहीं होती, मुतफिक भी नहीं होते एक बात पे, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। इसलिए चकजई साहब एक पुराने पॉलिटिशियन है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो उनको वो जाएं इमरान खान से। और ऐसे में एक चीज़ और भी हो जाएगी बुखारी साहब कि अगर चकजई साहब है कोई भी जो जाता है बात करने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि कोई जाए और बात ना की जाए तो वो ज़रा डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ कोई जाए इसी नीयत से जाए कि मुझे बात करनी है, मुझे एक वाकई पैगाम पहुंचाना, एक सीरियस कोशिश करने, लेकिन अगर आगे से कोई मुलाकात नहीं करता, बात नहीं करता, तो आगे क्लियरली बताएं हमने की थी कोशिश, हम गए थे लेकिन उन्होंने बात नहीं की, ताकि उसके बाद कोई और रहनुमा कोई और बात करे आगे से वो कह सके नहीं हम गए थे, हमने पहला स्टेप लिया था, एक कदम उठाया था। देखिए इस पे बड़ी वाज़ेह बात है, उनकी जमात के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में जब जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा तो ये किरदार जो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने बनाया वो अदा करें। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो फिर उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स भी हैं, उनका सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ है। तो जब ये ओपनली फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा तो उसका क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, क्यों नहीं बात करते? उस पर ये कल मिले हैं कमेटीज़ बनाने के लिए, उस पर भी नेगोशिएशन हुई, तो स्पीकर साहब भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं पार्लियामेंट के हवाले से। तो इन फैक्ट जो है वो उनको जो एरोगेंस है ना, जो स्टबर्न एटीट्यूड है, इससे सियासत नहीं होती, एरोगेंस से सियासत नहीं होती, और पॉलिटिशियंस कभी एरोगेंट नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर है दोनों तरफ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो दूसरे को स्पेस मिलेगी और फिर डायलॉग की बात आगे बढ़ भी सकती है। अच्छा नईर साहब, ऐसे में अब अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए तो हमेशा से उनके एग्रेसिव स्टेटमेंट्स तो हम देखते आए, बट इस मरतबा दोबारा से वो यही बात कर रहे हैं कि अगर हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे हम। सो अब ये आपको दोबारा से एक पोलिटिकल स्टंट लगता है कि अटेंशन सीख की जा सके या वाकई कुछ होता आप देख रहे हैं? देखो उनका कंडक्ट आपके सामने है, जिस अंदाज से वो पॉलिटिक्स करते हैं वो भी आपके सामने है, उनकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी सामने, और विद इन पार्टी पीटीआई भी मैं कहीं देख रहा था, अखबारात में चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है कि उन पे भी उनकी अपनी जमात के लोग भी ट्रस्ट नहीं करते। और ये जो अंदाज है ना कि हम कब्ज़ा कर लेंगे, कब्ज़ा कभी होता नहीं। पहले भी इन्होंने आजमाया हुआ है कब्ज़ा करने पर। जो स्टेट मशीनरी है वो इलीगल एक्ट्स को, अनलॉफुल एक्ट्स को उनको रजिस्ट करेगी। अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की
तो जो कानून और आइन के मुताबिक इख्तियारात रियासत की मशीनरी को हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल। और ये माजी में आपने सही कहा हो चुका है। परवेज खटक साहब सीएम थे, इस्लामाबाद लॉकडाउन का प्लान था इमरान खान का, और उस वक्त जो हालात थे हमने देखे थे। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव का बहरहाल ये रोल होना चाहिए कि वो खुद आए, बैठे, बात करे? एक चीफ एग्जीक्यूटिव को ये बहरहाल नहीं दुरुस्त तर्ज अमल उनका कि वो इस तरह से बयानबाजी करें, इस तरह से धमकी दें। बिल्कुल जी, फिर ये तो तर्ज अमल जो है ना, ये सियासी तर्ज अमल नहीं है, ये तो दीगा मुश्ती का तर्ज अमल है। और मैं समझता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक जिम्मेदार ऑफिस है और उसको उस जिम्मेदारी का इजहार भी करना चाहिए और उस जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते, अगर वो एहतजाज की रविश पे चलते हैं और वाकई वो कुछ लोग लेकर आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर क्या होगा? रियासत क्या करेगी? किस तरह से रिएक्ट करेगी? रियासत बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक रिएक्ट करेगी। हम किसी इलीगल अनलॉफुल असेंबली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क है और इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम रहते हैं। हम तो मुल्क में जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने की सोच रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज इस तरह झगड़ों से, तनाज़ों से हल हुए हैं कभी। नईर हुसैन बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुज़र रहे थे। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आपकी शख्सियत से मुताल्लिक, अपनी शख्सियत से मुताल्लिक कि कैसे हमारी हैंड राइटिंग डिफाइन कर रही है। बहुत सारे व्हाट्सएप हमें आ चुके हैं जो कि हमने टास्क दिया था प्रोग्राम के शुरू में, और अगर नहीं भेजा तो आप अभी भी हमें जल्दी से भेजें। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। हमारा जो व्हाट्सएप है ना वो तकरीबन क्या कहते हैं कोलैप्स होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आप सबने इतने अच्छे से हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, स्पेशली कल जब हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था कि हमारे पास नेक्स्ट डे यानी कि आज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आएंगे जो कि आपकी हैंड राइटिंग देखकर एक दिलचस्प अंदाज में आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों का एक बहुत ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स आया, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने हमें सैम्पल्स भेजे हैं, लेकिन हम सबका शामिल नहीं कर सकते। सो कुछ हमने चूज़ कर लिए हैं जो हमने कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला वो वाला मामला होगा। तो जो पहले लोग आए उनका हमने कर लिया है। हमारे पास तमाम सैम्पल्स मौजूद हैं, तमाम पेपर्स मौजूद हैं और आज हम पूछेंगे उनकी शख्सियत के बारे में। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आसिफ साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आने के लिए। ज़ाहिर वक्त बड़ा मुख्तसर है इसलिए हम क्विकली जाएंगे जो हमारे पास एंट्रीज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाइएगा जी, हमारे पास शान अहमद का एक पेपर आया है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। आसिफ साहब आप उसकी पर्सनैलिटी जितना समझ पा रहे हैं इसको देखते हुए प्लीज़ बताइएगा। ये स्क्रीन पर आ रही है जी। शान अहमद, एक सबसे अच्छी बात कि ये गलती अपनी को डिफेंड नहीं करते। ओके, जो गलती कर दी, अगर कोई कहता है आपने गलती किया तो कहते हैं यूं किया तो इस वजह से हो गई, तो मैंने ऐसा किया, ये कहते हैं नहीं हो गई, ठीक है, वाकई आपने मुझे बता दिया, थैंक यू। और क्रिएटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और टास्क जो पे करते हैं तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट करते हैं। मीन के प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस होगा उसकी बेस पे ये डिसीजन करते हैं। ये हालांकि इस प्रीवियस को रिकॉर्ड में रखा जाए लेकिन करंट पे डिसीजन किया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं पास्ट में था प्रीवियस अभी मैं वो यूँ, जो मेरे आर्गूमेंट अगर गलत है तो वो कहेंगे गलत है, नहीं, वो आर्गूमेंट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ उसको देखा जाए। अब आल दो के बाद में पहले मैं फ्रॉड था, सो था, उसमें है कि नहीं है। सही है। और एक बात की, जब ये किसी चीज़ को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो इनके माइंड में ऐसे सेट रहता है कि जैसे बस फिर प्रिंट हो गया। क्या बात। फ्रॉड इनकी नेचर में नहीं है, मैनेजमेंट इनकी पुअर है, उनको मैनेजमेंट थोड़ा सा ना चलें, अच्छी बातें भी बताई हैं और जिन पे काम करना है वो भी जिक्र। और सेटिस्फेक्शन इनकी जल्दी नहीं होती, यानी कि जब एक काम डिलीवर करते हैं तो कहते हैं नेक्स्ट मैं इससे भी बेहतर डिलीवर करूँ। हाँ, तो एक हद तक ये गुड है। उससे ऊपर जब आप बार बार उस पर सोचेंगे, उससे ऊपर है तो ये थोड़ा सा ऊपर एक ही काम को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो अगला काम नहीं कर पाएंगे, ओवरथिंक करेंगे। तो और काम को सब टाइम ये सर पे सवार कर लेते हैं, या उसको यूं कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ये लेते हैं कि किसी काम को, किसी टास्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ठीक है, और ये लोग फिर इनकी वजह से गलतियां नहीं बहुत। चलें अगले पेपर पर जाएंगे चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। और नेक्स्ट आए हुए अमजद जफर हैं, इन्होंने हमें ये पेपर भेजा है। इनकी राइटिंग को देख के क्या लगता है, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बताइएगा जी। जफर पहले तो एक्सप्लेन द पॉइंट पोलाइटली, ये अपना पॉइंट जब भी किसी को बता रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जो इनका होता है उसको एक्सप्लेन जब करते हैं तो बड़ा पोलाइटली करते हैं। ठीक है, ये रफ नहीं, एक तो होता है ना रूड किस्म के लोग, भाई यार ये मैंने कर दिया हो गया, नहीं, बड़ा प्रॉपर बंदा दूसरा प्रॉपरली एक तो सुनता है, दूसरा कन्विंस होता है। ओके, आर्गूमेंट स्ट्रांग हो लेकिन बयान करने का तरीका ठीक नहीं है तो भी आपको सुनेगा ही कोई नहीं, और अगर आर्गूमेंट पुअर हो
और बेशक जितने पोलाइट हो तो भी कोई नहीं सुनता। ठीक है। और प्रोग्राम जब बना लेते हैं तो फिर उसमें डिले नहीं करते, नो डिले बिटवीन प्रोग्राम एंड परफॉर्म। जब प्रोग्राम किया तो फ़ौरन फिर उसको परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट फॉरम। हाँ जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो मस्कुलर स्ट्रांग होते हैं, जो मस्कुलर वीक लोग होते हैं वो कहते हैं कर लेंगे, देख लेंगे। जो बंदा ये कहता हो उसको मल्टीविटामिन दें। ओके। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये पता नहीं क्यों है इसमें क्या है यार, ये सो बस उसको मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, डांट टपट की जरूरत नहीं होती। और जो डिले और प्रोग्राम में डिलीवर फौरन करते हैं मस्कुलर स्ट्रांग लोग होते हैं, वो डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं। ग्रेट, अगले पे चले और टेक्निकल अप्रोच है इनकी। एक अप्रोच होती है ना सिंपल, और एक होती है टेक्निकल। टेक्निकल है लेकिन फ्रॉड नहीं है। टेक्निकल लोग बात होकर फ्रॉड पे फिर चले जाते हैं, उनमें ये नहीं है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं अक्सर सबसे पहला पॉइंट किसी का ये देखता हूँ कि अगर इसको आर्गू किया जाए या कन्विंस होता है कि नहीं। अगर बंदा सबसे पहले हर एक की मैं ये क्वालिटी पहले देखता हूँ। ये सब बाज़ औक़ात कन्विंस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते, कहते नहीं मैं डिसीजन कर चुका हूँ, इसको फॉलो करना स्टबर्न है और कुछ मामला। और हेजिटेशन टू फेस दी पर्सनैलिटी को जब फेस करने लगते हैं तो समटाइम हेजिटेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जी। नेक्स्ट है जी मुसर्रत। इनका पेपर सामने लेकर आए ताकि उनकी हैंड राइटिंग को देखते हुए, अच्छा वेरी नीट हैंड राइटिंग। मुसर्रत डिसीजन में टाइम लेते हैं जी, लेती हैं ये, और ये इनका मैं नेगेटिव पॉइंट लेता हूँ। एक दफ़ा डिसीजन गलत होगा, दूसरी दफ़ा गलत होगा, तीसरी दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसका सबसे अच्छी बात मैं ये कहता हूँ कि आप ऑनलाइन चेस खेलें, जहाँ पे कंप्यूटर पे कोई और खेल रहा हो जाता है, ताकि आप इंसल्टी फील ना करें। मैं तेज़ खेलनी है आपने, तेज़ एक दफ़ा हार गया, दूसरी दफ़ा हार गया, तीसरी दफ़ा माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कलेक्ट से और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट, लोग जब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, तो हर चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये क्या पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, उससे क्या इधर, जिससे कंसर्न ही नहीं होता, और अपनी मेमोरी फुल कर बैठते हैं। और जब कंसर्निंग चीज़ आती है तो पहले थक चुके होते हैं। तो इनमें ये बात नहीं है, ये कलेक्ट्स ओनली कंस्ट्रक्टिव एंड नेसेसरी डाटा वो करते हैं। और लीडिंग क्वालिटीज़ हैं इनमें, और इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बेहतरीन है। जब एक डिसीजन हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है जी नबीला। नबीला का पेपर सामने लाएं जी। उनकी हैंड राइटिंग उनके बारे में क्या बता रही है? ओके, मुझे ऑर्गेनाइज्ड लग रही है पर्सनैलिटी। विनरी, गुड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सीलेंट मैनेजमेंट। और एक चीज़ जो मुझे की अच्छी नहीं लगी कि ये डाटा जब जिसको प्रोसेस करना होता है उनको कम कलेक्ट करती हैं। मीन कि मैंने जो चीज़ इस काम को करने जाना उसके लिए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, अगर जो भी काम हो, कहीं भी जा रहे हैं तो उसके मीटिंग में जाना है, कोई होमवर्क करना है, किसी और में जहाँ आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है आपके उस पास कम होती है, प्रोसेस तो बहुत तेज़ कर लेती हैं। काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि ये मैंने कैसे किया था, क्या हुआ था, ठीक है। वक्त मुख्तसर है, बस दो पॉइंट्स आते हैं सबके। अगला है जी, अगला पेपर राजा मुज्तबा का पेपर है, मुझे सामने लेकर आए ताकि हम बता सकें उनकी पर्सनालिटी से मुतालिक। राजा मुज्तबा बुग्स नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और लॉजिक को वायलेट करते हैं। चलें जी। अच्छा, आप पेपर आपने दिखाया ना स्क्रीन पर, उन्होंने काम मुका दिया। आप कह रहे हैं तेज तो फिर चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा, अभी दिखा रहे हैं तो थोड़ा मुज्तबा के बारे में थोड़ा सा और बता दें। बुग्स बिल्कुल नहीं है इनमें, कि एक बंदा रखता है ना पुरानी बातों पे, उसने ये किया था मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं है। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड इनके ब्लड में भी नहीं है। हाँ, वो कभी जिसके ब्लड में फ्रॉड नहीं होता वो कभी फ्रॉड करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं रहता। और लॉजिक को वायलेट करते हैं, जब शायद मेजोरिटी की रीजन है या पता नहीं क्या, उसको वायलेशन नहीं। लॉजिक जब बंदा कर रहा तो उसको वायलेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट लेकर आए जी उम्मे हानी। जब मैं उम्मे हानी की एंट्री आई है, स्लो हो जाए, जब मैं स्लो होता हूँ तो आप कहते हैं तेज हो जाए। मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि पहले कि मैं एंकर बन सकती हूँ कि नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ जब आप राइटिंग भेजें साथ क्यूरी दिया करें। ओके, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या पूछना क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। इन्हें पूछा कि मैं एंकर बन सकती हूँ कि नहीं, तो ये एंकर बन सकती हैं लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करें। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं कि बस बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए और बन भी जाएंगी। अच्छा, बन भी जाएंगी, ये भी नजर आ जाता है हैंड राइटिंग से। हाँ, ये चीज बिल्कुल पता लगता है कि ये जरा माइंड अगर मैं आपको कुछ लिख कर पूछूं कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा तो बता देंगे? मैं ये भी बता दूंगा माइंड आपको कितनी अप्रोच स्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो माइंड खुद बताता है कि मैं ये डिलीवर कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो वो करवा लेता है। नींद ही नहीं आएगी आपको, उठा बैठाएगा भी पड़े भाई, वो पेपर देना है। नहीं आती। अच्छा, तो इनिशिएटिव की एक्सपर्ट हैं ये, एंकर बन सकती हैं लेकिन होमवर्क थोड़ा सा करना पड़ता है। मेहनत के बगैर कोई चीज़ भी नहीं मिलती, जन्नत भी नहीं मिलती। टू मच पेन लेती हैं, अगर कोई काम करना चाहती हैं तो काम तो कर सकती हैं लेकिन उस पर पेन बहुत ज़्यादा लेती हैं। यो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हर काम को एक जैसी वेटेज देती हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर। नेक्स्ट जी रमशा, उसको कितनी वेटेज देनी है, किस पर्सनालिटी को कितनी वेटेज देनी है, किस टास्क को कितनी वेटेज देनी है, ये तो उम्मे हानी का हो गया। नेक्स्ट लेकर आए जी, नेक्स्ट पेपर लेकर आए रमशा। हाँ, आ गया पेपर ले आए, आ गया जी। काफी ज्यादा लिख के भेजा है। हाँ, ये इतने होना चाहिए,
ये ठीक है। अच्छा ओके, इतनी राइटिंग, गुड जॉब रमशा, गुड जॉब। दूसरों को पता हो कि इतनी राइटिंग हो, सही है, इससे कम कंटेंट। एक तो ये मरूब नहीं होती, चलो मरूब पहले बताऊं कि इंप्रेस नहीं होती पर्सनैलिटी से। ओके, कहते हैं ठीक है भाई मैं ठीक बैठी हूँ, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है तो मैं भी ठीक हूँ। ओके, और विनरी भी हैं, गुड इम्प्लीमेंटेशन है, आर्गूमेंट्स पे आप कन्विंस कर सकते हैं इनको, अगर आर्गूमेंट है तो कन्विंस हो जाए, बहुत बड़ी खूबी होती है। इनका ख्याल होता है कि मुझे सुना जाए, यानी कि मैं लोगों को गाइड करूं और लोग मुझसे मुस्तफीद हों, तो उसके लिए सुनाने के लिए भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, तब लोग आपको सुनेंगे। ऐसा कंटेंट हो कि फिर जो आप नहीं, कंटेंट तो होगा जब सुनने तक कोई पहुंचेगा, तो उससे पहले का जो होमवर्क है मुश्किल वो होता है, वहां तक बैठाना। सॉलिड आपके पास बात हो करने के लिए। नहीं, बात तो सॉलिड होगी, लेकिन कोई आएगा तो सॉलिड सुनेगा ना। वो वहाँ मेन काम वो है कि वहाँ से लेकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठाना, कन्विंस करना कि मेरी बात सुनो। ठीक है, नेक्स्ट ले आए जी सहरिश की हैंडराइटिंग क्या बता रही है? इनिशिएटिव, विनरी, पुअर क्लोजिंग और सेटिस्फैक्शन, ये इनकी क्वालिटीज हैं। अगर डिटेल है तो और बता दूं। पेपर दिखा दें, पेपर दिखाएंगे तो फिर समझ आएगी। ये जी सहरिश, हाँ, ये इनिशिएटिव लेने की एक्सपर्ट हैं। जब भी कोई एक होता है ना, लोग ये काम करूँ ना करूँ, दूसरे कह रहे होते हैं आप कर लें, तो ये कहते हैं नहीं मैं खुद से करूँगे। वो बंदा एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो इनिशिएटिव खुद लेता है। ठीक है, अच्छा अब और एक ड्राइंग है हमारे पास, वो हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं। करीम, इसको भी देख ले, मैं एक मिनट करता हूँ। विनरी है, क्लोजिंग इनकी पुअर है और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक दिखा रहे हैं, एक और सर हम दिखाते हैं ड्राइंग जी। ये जी अच्छा, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लिखा ही नहीं है ड्राइंग। एक ये ड्राइंग है, ये आगे सामने जी, ये करीम ने भेजी है हमें। इनके बारे में बताएं, जिनकी पर्सनालिटी क्या बता रही है, इस ड्राइंग को देखते हुए बताना है आपने, क्योंकि ना इन्होंने नाम लिखा ना इन्होंने, अच्छा लाइंस तो लगाई लेकिन किसी और अंदाज में। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इनको नेचर से बहुत मोहब्बत है, ये घूमना फिरना चाहते हैं, इनको एंजॉय करना चाहते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से। अच्छा, इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हाँ, दूसरों पे एतराज करना, नुक्ताचीनी करनी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चीज भी ठीक नहीं, ये फिट नहीं, ये जगह सही पड़ी। हाँ, ये आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछ रही हूँ, करते हैं वो कह रहे हैं। हाँ, ये मैंने कहा एक तो, और मैं ड्राइंग पे आपको क्या बताऊं, इनका ख्याल होता है कि मैं सिर्फ एनालिसिस देता रहूं। ओके, एक और अहमद तनौली, उसके बाद एक और अदील की हम दिखा दें कि बस अहमद तनौली की दिखा दें जी। अहमद तनौली की हम इसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। अहमद तनौली नाम है मेरे पास पेज में, पहले पेज देख लेता हूँ उधर से। तो अहमद तनौली साहब, यहाँ से मैं देख के बताता हूँ। एक तो ये बिल्कुल चलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, और ये ऐसे खुद तो चल लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि कामयाब कैसे हो जाते हैं। ओके, क्योंकि दुनिया जो है ना, गोल है लेकिन सिर्फ नक्शे में गोल है, ठीक है, इसके अलावा गोल नहीं है। यूं कभी यूं करके मूव करना पड़ता है, यूं करके नहीं है। और इनके सर्कल, और लेकिन कभी कभार ना ये साहब जब बैठ जाते हैं किसी पॉइंट पे या कभी रुक जाते हैं तो फिर रुक ही जाते हैं। ठीक है, चलिए, आप चूंकि एंट्रीज बहुत ज्यादा आई भी हैं, मजीद आ भी रही हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर था। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। हम करेंगे ये कि हमारे ऊपर जाकर आप देख पाएंगे जो बाकी एंट्रीज आई हैं उनके बारे में आसिफ साहब क्या बताते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आपने जाकर देखना है। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन की। ये जो डिलीवरी सी सेक्शन के नतीजे में होती है, यानी एक ऑपरेशन के थ्रू आपका एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब उसकी बात करेंगे। और ये देखा जा रहा है कि इसका रुझान बड़ा आम हो गया है, और कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि ज़ाहिर है उसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, चूँकि ज़ाहिर है सबसे पहले आपको जान बचानी है माँ और उस बच्चे की। चूँकि ख़वातीन हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सी सेक्शन ठीक है, उस वक्त तो शायद उनको ना फील हो, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि उससे कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो ज़्यादा तकलीफ होती है। अब ऐसे में कोई मुस्तंद डेटा तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम बरतानिया की एक तहकीक का यहाँ पर हवाला दें कि उसके मुताबिक दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर हर साल तकरीबन 3 लाख खवातीन सी सेक्शन के नतीजे में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। कि वाकई ऐसा होता है? एट द सेम टाइम वजूहात क्या हैं, क्यों सी सेक्शन होता है? जो एक परसेप्शन बन चुकी है कि जी वो डॉक्टर पहले दिन से कह देती हैं कि सी सेक्शन होगा, या वो प्राइवेट सेटअप में शायद ये समझा जाता है कि जो कि पैसा बनाया जा रहा है इसलिए सी सेक्शन होता है। कि वाकई ऐसा है? ये तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, तो आज उन्हीं हवाले से हम बात करेंगे। बल्कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ सवाल करना चाहती हैं इस टॉपिक से जुड़ा, आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया फ़खर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ये आम है सी सेक्शन इस वक्त? सी सेक्शन का रेट अगर हम कंपेयर करें पुराने वक्त से तो इसमें कोई शक नहीं कि वाकई इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी बढ़ गया है, और दिन ब दिन इसका रुझान बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि आपकी अवेयरनेस, पेशेंट की अवेयरनेस,
इन्फ्लक्स शहरों की तरफ आबादी का, और पढ़े लिखा तबका ज़्यादा पैदा हो रहा है। इवन थोड़ी भी नॉलेज है तो उनको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और अपनी नॉलेज ज़्यादा है। एक गांव से भी एक पेशेंट है और उसको कोई तकलीफ होती है तो वो उठ के सीधा पेशेंट को गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले आता है और चाहता है कि किसी ना किसी बड़े शहर और बड़े हॉस्पिटल में आए। सही। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इन्फ्लक्स बढ़ा है, अवेयरनेस भी बढ़ी है। दूसरे ये कि जो हमारे गैजेट्स हैं ना मॉनिटरिंग के पेशेंट के, वो भी बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े शहरों में ज़रा ज़्यादा होते हैं। टाइमली अवेयरनेस आ गई है डॉक्टर्स में भी कि कब हमने डिसीजन लेना है और कब हमने इंटरवीन करना है बिटवीन अ नॉर्मल प्रोग्रेसिंग लेबर, ताकि अगर कोई भी पेशेंट की जान को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ख़तरा हो, या बच्चे को कोई मसला हो रहा हो, तो बजाय इसके कि हम उस पर हाथ रख के, जैसे एक घर में डिलीवरी हो रही है या एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सिजेरियन की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे पेशेंट के पास और कोई इख्तियार ही नहीं है, और जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है उसके पास भी और कोई चारा नहीं कि वो बैठ के हाथ रख के सिर्फ इंतज़ार करे कि बच्चा पैदा हो जाए, जिसमें अगर कोई ऐसी ख़राबियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम है कि या तो माँ सिवियरली मॉर्बिडिटी की तरफ जाती है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है, या बच्चा जो है वो आउटकम बच्चे को या मरा हुआ निकलेगा या जिंदा भी पैदा होगा तो उसका इतना ब्रेन डैमेज, इतना साइनोसिस, इतना वो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख भी रहे होते हैं। सी सेक्शन के नुकसानात क्या और फवाइद क्या हैं, क्योंकि आम लोगों के समझ के लिए बहुत ज़रूरी है ये। बेटा फ़ायदा तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का नहीं है, ऐसे देखा जाए, मतलब ये कोई इट्स नॉट फॉर अ फन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि इट शुड बी डन एज रिक्वायर्ड ऑन प्रॉपर इंडिकेशन, मतलब प्रॉपर जब उसकी ज़रूरत हो तो तब किया जाए। एक्सप्लेन कर दें किस केस में सी सेक्शन ही होता है। अच्छा, किस में ही होता है? अच्छा, उसमें दो कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इलेक्टिव सिजेरियन। अक्सर पेशेंट आके कहते हैं, वाकई ये बड़ा अच्छा सवाल है, अक्सर पेशेंट आके पहली या दूसरी विजिट पे ही पूछ रहे होते हैं कि जी मेरा केस नॉर्मल है या सिजेरियन, चाहे उसका पहला ही बच्चा हो, पहली प्रेगनेंसी हो। उसमें मैं ये कहती, जवाब मेरा ये स्टैंडर्ड होता है कि बेटा हर प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के एंड पे कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाए पहले से, या ड्यूरिंग लेबर कोई प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो जाए, तो तब आपको लामहला आपकी बेहतरी के लिए या आपके बच्चे की बेहतरी के लिए सिजेरियन पे डॉक्टर को जाना पड़ेगा। इलेक्टिव वो होते हैं जिनमें, जैसे आपने सवाल किया कि वो कौन से हैं जिनमें होता है, लाजिमी होता है, वो इलेक्टिव कहलाते हैं, जिनमें हमें पहले से पता होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना ही नहीं। वो केसेस हैं कि जिसके पहले 2 सिजेरियन ऑलरेडी हुए हुए हैं, 3 हुए हुए हैं, 4 हुए हैं, यहाँ तो मैंने इवन प्रीवियस 8 का भी किया हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने बाहिम्मत लोग होंगे जिन्होंने 8 सिजेरियंस के बाद भी 9th का रिस्क लेने की कोशिश की। तो वो होते हैं इलेक्टिव। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यानी हम मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर्स, और बच्चे को देखा कि बच्चे की ग्रोथ में सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड है, पानी की शदीद कमी है, वो लेबर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ड्यूरिंग लेबर ही वो डिस्ट्रेस में चला जाएगा, यानी उसकी सांस ख़राब हो जाएगी, या कुछ मैटरनल इंडिकेशंस के मदर को पहले से ही जो है ये प्लेसेंटा कहते हैं, आंवल जो नीचे की तरफ अटैच हुई हुई है, या कोई ब्लीडिंग के ऐसे एपिसोड हो गए हैं, वो तो खैर इमरजेंसी है, लेकिन इलेक्टिव में प्लेसेंटा नीचे अटैच है या बैडली एडहेरेंट है, बुरी तरह से चिपकी हुई है, या कोई भी और वजह ऐसी बन गई कि जिसमें हम ये समझें कि नहीं, इस पेशेंट को देना ही नहीं है ट्रायल, उसको कहते हैं इलेक्टिव। क्या क्योंकि आपने खुद कहा कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप पहले यही कहते हैं कि हर डिलीवरी नॉर्मल के लिए है, हर प्रेगनेंसी नॉर्मल इलेक्टिव के लिए वो ऑलरेडी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। एक तो बात तो आपने जो पहले बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि पहले से अगर सी सेक्शंस हुए हैं तो और बात है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, पहले 2-3 महीनों में क्या वाकई ये डिसाइड या डिफाइन हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी? हरगिज़ भी नहीं हो सकता, अगर अनलेस एंड अनटिल के कोई मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई सिवियर हार्ट डिजीज है, कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड है, वो एक अलग ग्राउंड्स हैं। और ज़ाहिर है उस लिहाज से कॉलर भी हमारे साथ क्योंकि हम कॉल लेते हैं, बिल्कुल जी। मरियम नाज हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट तो सी सेक्शन हुआ, थर्ड सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, लेकिन फोर्थ बेबी के बाद जो है ना राइट लेटा जाता है मुझसे, ना लेफ्ट साइड पे, ना मतलब दोनों तरफ जो है उन्होंने इंजेक्शन ऐसे लगाए हैं जिसकी वजह से मुझसे लेटा नहीं जाता।
तो उसकी क्या वजह है? ऐसे ठीक है, इस पे कमेंट ले लेते हैं। मरियम थैंक यू। एक और कॉलर है सना। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या पूछना चाहेंगी? सना साथ मौजूद हैं? जी पूछिएगा। जी सना पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सना है, मैं फ्रॉम लाहौर से हूँ। मेरा 9 महीने पहले सर्जरी हुआ था, ठीक है। मेरा बीपी शूट कर गया उसकी वजह से। जी सवाल क्या है आपका? 9 महीने पहले सर्जरी हुआ था, फिर उसके बाद है ना मेरा बीपी भी नहीं कंट्रोल में रहता है। उसके बाद ना मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द रहती है और जिस्म में भी दर्द रहती है हल्की हल्की। ठीक है, अच्छा ठीक है। सबसे पहले जी मरियम का क्या करिए कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा अभी पहली कॉलर थी, उन्होंने कहा कि 4 सी सेक्शंस हो गए, राइट लेफ्ट पेन है, राइट। दूसरी जो सना वो कह रही है कि उसके बाद से उनको उनके पैर में दर्द रहते हैं और बीपी उनका चूंकि उस वक्त शूट हुआ था इसलिए सी सेक्शन, और अभी भी बीपी उनका रहता है हाई। पहले तो फर्स्ट कॉलर का जवाब दे देते हैं। बैकएक का, क्रॉनिक बैकएक जो है उसकी बैकएक नहीं, उन्होंने कहा दोनों साइड्स पे लेटा नहीं जाता, दोनों साइड्स पे पेन होती है। दोनों साइड्स पे पेन होती है। अब उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड उसके साथ है। एक ही दिमाग में चीज़ आती है कि अंदर कोई एडिशंस, क्योंकि बार बार जब जितनी बार वो ऑपरेट होगा, कटिंग होगी, चांसेस होते हैं कि अंदर, जिसको आम जबान में पेशेंट्स जाले कह रहे होते हैं कि जाले बन गए, कुछ एडिशंस बन जाती हैं समटाइम्स। मे बी दैट इज द रीजन, बट शी शुड गो फॉर द होल इवेल्युएशन के सारा कुछ देखें कि बाकी किडनीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, कोई मस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। समटाइम्स पेशेंट का वो कोइंसिडेंटल होता है कि उसके साथ ही वो प्रॉब्लम अराइज होता है, तो पेशेंट समझ उसको कोरिलेट कर रहा होता है सिजेरियन के साथ। जरूरी नहीं तो है कि बाकी सब चीज़ों को भी वो प्रॉपर एक दफ़ा दिखा लें। सही हो गया। और अगर बैकएक है तो बैकएक के लिए वो प्लीज़ थोड़ा सा दिखाएं, फिजियोथेरेपी वगैरह करवाएं, उससे बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा बैक एक, चूंकि बहुत से पेशेंट से कंप्लेन करते हैं सी सेक्शन के बाद कि वो जो इंजेक्शन लगा है बैक एक है उसके, वही मुझे भी यही समझ आया क्योंकि उन्होंने कुछ इंजेक्शन का भी जिक्र किया था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि शायद वो बैक एक का कह रही है। मोस्टली इंजेक्शन से रिलेटेड नहीं होता। हाँ, अगर उस इंजेक्शन के लगते हुए उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हुई हो तो शायद कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर एक्सपर्टीज़ है, सलाहियत है, और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में जनरल एनेस्थीसिया शाज़ो नादिरी किसी सिजेरियन के लिए दिया जाता है। सब ऑपरेशंस जो है वो बैक में जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं उसको, उसके थ्रू ही हो रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंप्लेंट ठीक है। और दूसरी कॉलर बीपी होता है नॉर्मली कि बीपी शूट अगर हुआ सी सेक्शन तो बाद में भी बीपी का मसला शुरू हो जाए। मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान में, जैसे उसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है वो हाइपरटेंशन। और ज़्यादातर केसेस में जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो साथ ही बेबी के डिलीवर होने के बाद ही सारे इश्यूज़ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं शायद कि उनकी कुछ फैमिली हिस्ट्री है या बॉडी की कोई और टेंडेंसी है कि उनमें ये लिंगर ऑन करता है और वो ब्लड प्रेशर का एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन की फॉर्म में जिस्म में मौजूद रहता है वो बीमारी। ठीक है जी, एक और कॉलर है हमारे साथ जी, सायरा है इस्लामाबाद से। जी सायरा, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा सवाल ये है कि मुझे सी सेक्शन के 4 मंथ हो चुके हैं और उसके बावजूद मेरी डाइट भी अच्छी थी और मेरा सब कुछ मैं केयर भी बहुत करती थी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत थकावट रहती है और मेरी वो बैक सारी पेन्स जो है ना, बॉडी पेन्स ठीक नहीं हो रही। ठीक है, एक और कॉलर है सलमा ज़ेब, उनका भी सवाल लेते हैं फिर जवाब देंगे। सलमा अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, मैं खुशाब से बात कर रही हूँ। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना अस्पताल में जब हुआ था ना सी सेक्शन, तो उन्होंने कमर में लगाया था मेरे इंजेक्शन। उसके बाद से ना मेरी कमर में दर्द ही रहता है खाली और वो जा ही नहीं रहा, 6 महीने हो गए। ठीक है। अच्छा वैसे काफी सारे लोग ये इसका जवाब उन्होंने दिया भी है जवाब ऑलरेडी। जो पहली कॉलर है जिन्होंने कहा कि बॉडी एक्स है उनके सारे जिस्म में। अच्छा, उसमें अक्सर पेशेंट ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं और मैं 2 बातें इसमें करती हूँ। एक तो ये कि जाहिर है कि मल्टीविटामिन्स या खुराक पे तवज्जो, उन्होंने बताया कि वो अच्छी खुराक ले रही हैं। समटाइम्स हम अपने ख्याल से तो अच्छी ले रहे होते हैं लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं होती। तो एक तो ये कि बैलेंस डाइट जिसमें आपको कैल्शियम और आयरन वाफिर मकदार में और मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स की मकदार पूरी हो। दूसरे, आप मल्टीविटामिन से भी उसको पूरा कर सकती हैं। तीसरे, हमारे यहाँ ज़ाहिर है हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारे मुल्क एक गर्म इलाके में है, हम बाहर नहीं निकलते, हीट सनलाइट एक्सपोजर हमारा नहीं होता। जिस बंदे का करा लो ना विटामिन डी डेफिशिएंसी निकल रही होती है। तो एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये वो चीज़ें हैं जो क्रॉनिक पेन्स, बॉडी एक्स का रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
आप इन चीज़ों को देखिए, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और ये उसके बाद अगर जिस किस्म की भी कमी है वो लीजिए। दूसरी चीज़ होती है आपका, जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उस माँ की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। ना नींद आपकी अपनी होती है, ना टाइम आपका अपना होता है, और आपको उस चीज़ को पे कोप करना, उस एक लेजर लाइफस्टाइल से उस रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल पे शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल काम। मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, जिसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। जिसकी वजह से आपको थकावट हो रही होती है। बेसिकली एक नन्हा बच्चा, अभी बता रही है ना वो 4 महीने शायद में, अब वो 4 महीने के बाद अगर आप सारी रात जाग रही हैं बच्चे के साथ, दिन में भी जाहिर है कि आपको काम करना है, या बाकी आपके और छोटे बच्चे हैं, जाहिर है ये एक ही बच्चा तो नहीं है, उनको भी स्कूल भेजना है, सुबह को उनके लिए उठना है, तो मदर को वो पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, वो आराम नहीं मिलता। उसमें बहुत सारी वजह, नींद की कमी और थकन की भी है। उसमें सपोर्ट, उसमें कोऑपरेशन फैमिली का, बाकी बहुत लास्ट मिनट बस अगर एक छोटा सा जवाब देते हैं। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि सी सेक्शन 1 या 2 अगर हो गए तो वो बिल्कुल अगले प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं लेते नॉर्मल डिलीवरी का, क्या वजह होती है इसमें? देखिए, एक सिजेरियन जो होता है ना, उसके बाद आप ट्रायल दे सकते हैं पेशेंट को। सिजेरियन का केस को असेस करके, ठीक है। पहली चीज़ ये कि पहला सिजेरियन हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्या कोई ऐसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन थी कि जो अभी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है और नहीं होना। दूसरी चीज़ ये कि जो है टाइम पीरियड अगर एडिक्वेट है, उनका वक्फा है बीच में 2 प्रेगनेंसीज के दरमियान, कि उसको हीलिंग का प्रॉपर टाइम मिल चुका है, तो और इस प्रेगनेंसी में कोई ऐसी मुमानियत नहीं है कि आप नॉर्मल की तरफ ना जाएं, तो फिर आप एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं देखभाल के टर्म पे। हाँ, अगर आपके 1 से ज़्यादा सिजेरियन है, आपके 2 हो चुके हैं, देन यू शुड गो फॉर सिजेरियन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों का रिस्पांस भी इस हवाले से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ जाना है हमें, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको आज एक ऐसा जबरदस्त टैलेंट दिखाएंगे कि जिसने एक कीबोर्ड डेवलप किया, एक सिस्टम डेवलप किया कि वो गाड़ी में बैठते हैं, वो फ्रंट सीट पे नहीं बैठते, वो स्टीयरिंग व्हील नहीं संभालते। वो कहते हैं ड्राइवर के बगैर गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, बंदा तो पीछे बैठा, बंदे के गोद में एक कीबोर्ड है। यस, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, कैसे चलाते हैं गाड़ी, एबटाबाद सिंह का तालुका मिलवाते हैं आपको। सलाम, कैसे हैं एहसान? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। एहसान, ये कैसे ख्याल आया कि गाड़ी चलेगी लेकिन कीबोर्ड से? तो इसके लिए आपने जो सिस्टम बनाया उसमें किसी की मदद ली, किसी चीज़ को देखा पढ़ा कि दुनिया में तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो कीबोर्ड से चलती हो? नहीं, मदद किसी से भी नहीं ली, और दुनिया में कोई गाड़ी नहीं है जो कीबोर्ड से चलने वाली हो। ये दुनिया की वाहिद और पहली गाड़ी है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल होती है। ये सारा सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी मेरी अपनी है। एक काम करते हैं, ज़रा देखते हैं गाड़ी वाकई कीबोर्ड से चलती भी है या नहीं, और हम दोनों बैठते हैं पिछली सीट पर, कोई भी नहीं है फ्रंट सीट पर, पैसेंजर सीट पर। लेट्स हैव अ राइड, आइए चैनल पर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ गाड़ी आगे जाएगी, साथ साथ हम गपशप लगाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जी स्टार्ट करते हैं। और ये आपने सबसे पहले आई थिंक ब्रेक रिलीज़ कर दी है, और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और आसपास जो लोग होंगे वो कहेंगे ये क्या हो रहा है कि कोई है ही नहीं उस सीट पर, लेकिन गाड़ी बहरहाल चल रही है। अच्छा,
स्मूथ गाड़ी कैसे चलेगी, इस पे थोड़ा झटका आया है बाहर। झटका, ये जो इसका झटका है ना, इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जो आराम से मैं चला सकता हूँ क्लच वाला, लेकिन जो स्टीयरिंग का हल्का सा झटका है ना, तो वो ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि इसमें सर्किट यूज़ करने, करंट को ज़्यादा और कम करने वाले डायोड वगैरह यूज़ करने, तो उससे ये जो स्टीयरिंग का झटका है ये ख़त्म हो जाएगा। क्लच का झटका आपकी प्रैक्टिस के साथ होता है कि अच्छा, जैसे मैनुअल गाड़ी है, ज़ाहिर है पहाड़ पर एक ऐसा कोई रास्ता है, बहुत शार्प टर्न्स है, उस पर मुश्किल होती है? नहीं, ये गांव में गाड़ी सही तरीके से चलती है। वहाँ पे जो स्टीयरिंग है ना, वो ज़्यादा ही घुमाना पड़ता है। आपको पता है रोड छोटे होते हैं और मोड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ के लिए स्टीयरिंग ठीक है, लेकिन प्लेन जगह पे या शहर में चलाने के लिए स्टीयरिंग अभी इसका काम थोड़ा सा रहता है कि ये थोड़ा झटका लगता है ना स्टीयरिंग का। अच्छा। तो वो ये ख़त्म हो जाएगा और ये गाँव में चलने के लिए बेस्ट है। ज़बरदस्त। अब इस सिस्टम में आपने कहा 6-7 महीने लगे बनाने में, खर्च कितना आया? तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए मेरा खर्च हुआ है 7 महीनों में इस प्रोजेक्ट पे, इससे रिलेटेड। अच्छा, बाहर निकलते हैं तो लोग किस निगाह से देखते हैं? तो आपके मोहल्ले वाले, आपके फैमिली वाले पहला कमेंट क्या देते थे आपको? वो तो हैरान होते हैं, लेकिन जिनको पता होता है, जब मैं नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाता हूँ ना, वो हैरान तब होते हैं कि ये तू गाड़ी में बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी आदत बन गई है कि गाड़ी कभी विदाउट स्टीयरिंग चल रही होती है गांव में, कभी दोनों साइड से कंट्रोल होती है, 2 स्टीयरिंग लगे हुए चलाता हूँ। अच्छा। कभी फ्रंट सीट पे कोई होता ही नहीं है, उनकी आदत बन गई है। लेकिन जब मैं नॉर्मल बैठ के चलाता हूँ, वो हैरान तब होते हैं कि तू आगे बैठ के चला रहा है, उनकी आदत सी बन गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि जा रहे हो और पुलिस वाले ने चालान कर दिया हो कि ये तो अलाउड ही नहीं है, इस तरह आप स्टीयरिंग पे कोई बंदा ही नहीं है? नहीं, अभी शहर में तो मैंने गाड़ी इस तरह तकरीबन नहीं चलाई, तो अच्छा, गाँव के रोड में तजर्बे किए सारे। तो गाड़ी मोड़ है साथ साथ, ये पूरी गाड़ी मोड़ ली, वाह जबरदस्त, देख सकते हैं। और इसकी ये जो गाड़ी है विदाउट स्टीयरिंग भी चलती है, यानी कि इसके फ्रंट सीट पे बैठ के गाड़ी चलाएं, इसका स्टीयरिंग उतार दें, गाड़ी चलेगी। विदाउट स्टीयरिंग भी गाड़ी चलती है, उसमें कीबोर्ड भी नहीं होता? कीबोर्ड नहीं होता, नॉर्मल आप बैठते हैं फ्रंट सीट पे और गाड़ी चलाते हैं, तो वो सिस्टम कोई नहीं पकड़ सकता, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसमें क्या सिस्टम लगता है? उसमें तकरीबन मैंने एक मोटर यूज़ की है, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि ये जो बेसिक मैंने फंक्शन या फीचर ऐड किए हैं, उनके नाम मैं नहीं बताना चाहता कि मेरी टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए। अच्छा, तो आप पेटेंट कराएं ना अपनी टेक्नोलॉजी को, इसको रजिस्टर करवाएं ना? नहीं, अभी सोचा है कि इसको रजिस्टर कराऊं, लेकिन अभी बिजी बहुत हो सकता है फ्यूचर में इसको मैं कॉपीराइट इसके क्लियर कर दूँ। कॉपीराइट्स भी, और इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं जाना चाहिए? उसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके लिए हम दोबारा अप्लाई करेंगे। और वैसे अगला प्लान क्या है आपका? इतने फीचर्स पे तो काम आपने किया गाड़ी से मुतालिक, और क्या है जो करना चाहते हैं, करने वाले हैं? अभी तो मैं गाड़ी के मुतालिक जो मेरा फीचर ये प्लान है कि गाड़ी को वायरलेस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी तो हम बैठ के गाड़ी को चला रहे हैं कीबोर्ड से, लेकिन जो मेरा फीचर प्लान ये है कि गाड़ी को वायरलेस तरीके से कंट्रोल किया जाए, गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद ना और गाड़ी जो है वो चले। एहसान, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमने राइड भी ली। मेरा ख्याल है आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? जी ड्रॉप कर देंगे। चले, तो गाड़ी चल रही है और हम जा रहे हैं वापस स्टूडियो। ये चले, ये इनोवेशन बड़ी ज़बरदस्ती ज़ाहिर है, इससे पहले ऐसा मुनफरिद काम हमने नहीं देखा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस तो ज़रा शेयर करें। कितनी बार आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई थी, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो हुआ? जब तक वो चला रहे थे मामलात अंडर कंट्रोल थे। इसके बाद मैंने कहा ज़रा मैं भी ट्राई करता हूं। आपने ट्राई किया? मैंने ट्राई किया यार। ओके, तो मतलब कैसा लगा फिर? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो ज़रा मुश्किल था मेरे लिए शुरू में, क्योंकि मैं एक्चुअली ब्रेक से रिलीज करने के लिए बटन प्रेस करना होता है, तो वो बिल्कुल ठक 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 करके करना होता है। आपको प्रैक्टिकल लगता है ये कि अगर प्रैक्टिकली मतलब आम हो जाए ये चीज़ और लोग, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है अभी तो बहुत इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज, रिस्क वाली बात तो शायद नहीं है। जो एक चीज़ स्टीयरिंग से चल सकती है, बटन से क्यों नहीं चल सकती? द पॉइंट इज कि ज़रा इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जो है वो, एंड उसको और रिफाइन करना। वो कब होगा? जब बहुत ज़्यादा इदारे इन्वॉल्व होंगे। सॉरी, जिंदा सलामत आप पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्लाह ने भी सलामत रखे। ही इज सुपर टैलेंटेड, आई मस्ट से दैट। एग्जैक्टली। चलिए नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। मौसमियाती तब्दीली और पानी की तेज़ी से पैदा होने वाली कमी आज दुनिया के संगीन तरीन मसाइल में शामिल है, और माहिरीन बार बार इन मसाइल पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशों पर जोर दे रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं। मगर लंडी कोतल के एक नौजवान है, समाजी कारकुन है, सहाफ़ी हैं, अपने इलाके के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसका एक मुनफरिद हल निकाल लिया है। खलील जिब्रान, जिन्होंने हज़ारों मीटर बुलंद पहाड़ों में कुदरती चश्मों से निकलने वाले पानी से तालाब बनाया है, और इससे ना सिर्फ पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, बल्कि इसने इलाके के जिस तरह से हुस्न में इजाफा किया है उस पर आज हम बात करेंगे, चूँकि वो दरख्त भी लगा रहे हैं ताकि मौसमियाती तब्दीली का बेहतर तौर पर मुकाबला किया जा सके। तो खलील जिब्रान साथ मौजूद है। बिल्कुल खलील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये इनिशिएटिव बताइएगा, कब से आपने शुरू किया और एक्चुअली आप करते क्या हैं फिर?
अस्सलाम वालेकुम। बाय प्रोफेशन मैं सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और हमारा इलाका ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है और हुकूमत की तवज्जो ज़्यादा इस तरफ नहीं होती, तो हमने सोचा कि हमारे पहाड़ है, हम इसको शादाब बना सकते हैं। तो इसी वजह से वो जो बंजर ज़मीनें हैं उसके लिए भी कुछ बंदोबस्त नहीं है, इरिगेशन चैनल्स वगैरह नहीं है, तो पहाड़ी पगडंडियाँ जो है ना उसको हमने सोचा कि जगह जगह पे वो पहाड़ी चश्मे मौजूद है और हमने इस तरह भी किया है कि हुकूमत से मिलकर यानी पब्लिक हेल्थ से मिलकर हमने वो तकरीबन सप्लाई लाइन 2-3 सप्लाई लाइन जो है ना वो बिछा दिए हैं आबादी को नीचे पानी मुहैया करने के लिए। तो इसके साथ साथ पहाड़ पे जगह जगह पे जो आबशार मौजूद थे और मुख्तलिफ किस्म पगडंडियों में तालाब की शक्ल में तो कोई इस तरह निज़ाम मौजूद नहीं है, तो हमने सोचा साथियों से मिलकर, क्योंकि हमने बार बार टूरिज्म और पब्लिक हेल्थ वगैरह से राब्ते किए लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि कबायली इलाके इंतहाई पसमानदा है, तो इसी वजह से लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमने खुद सोचा कि हम साथी मिलकर वहाँ पाउंड्स बनाए, तो हमने इस तरह किया कि हमने तकरीबन 6484 फीट पे वो तातारा माउंटेन का मशहूर सिलसिला है, तो इस पे हमने ये तालाब बनाए और साथ साथ हमने एक मिडवे वाटरफॉल जो आप लोग फुटेज वगैरह में देख रहे हैं तो ये बनाया और साथ लोगों ने बहुत इंतहाई अप्रिशिएट किया और ताउन का भी कहा कि और भी हम बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने तकरीबन 2-3 तालाब बनाए हैं और 2 जगहों पे आबशार बनाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी तालाब बन जाए, क्योंकि हुकूमत जो है ना वो रिजर्वायर नहीं बना रहे हैं ताकि आइंदा नस्ल के लिए ये पानी यानी बचा जा सके। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे हम तालाब भी बनाएं और साथ टूरिज्म के लिए ये एक किस्म के आबशार वगैरह भी बनाएं। तो साथ ही बहुत मदद करते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत ये सरगर्मी अंजाम दे रहे हो। तकरीबन मैं 5-6 साल से इसके लिए सरगर्म हूँ। खलील साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है इतना ज़बरदस्त काम जो आप कर ले रहे हैं लंडी कोतल में, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं एज एन इंडिविजुअल, फिर उस कम्युनिटी में जिस तरह से आपने वो काम किया फिर लोग मिलते चले गए, काम हो रहा है। एंड यू रिमेंबर सबीन कि मैंने आपसे कहा था टू डू लिस्ट में मेरे पास लंडी कोतल भी आ चुका है, स्पेशली इन विंटर जब वहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। तो अभी इसके बाद तो आपको मेरा ख्याल है विजिट भी करना चाहिए और आप जाकर अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमसे शेयर भी करें और फुटेज हम चाहेंगे कि एक अच्छा सा आप वहाँ से हमें रिपोर्ट दें। छुट्टी दे दें मुझे, मैं फिर चला जाता हूँ इस मामले आपको दे देंगे और वीकेंड पे चले जाएं, इसमें ऐसी क्या बात है, फ्राइडे को जाएं एंड देन आप संडे को वापस आ जाएं। I'll do that। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट्स की। न्यूजीलैंड जिसने चौथे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी और कीवीज ने पहले बैटिंग की, 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन जिन्होंने 51 और रिन फॉक्स ने 34 रन की इनिंग्स खेली और जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सके और फखर जमान का बल्ला घूमा जरूर लेकिन 168 रन भी उनके पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सके और यूं न्यूजीलैंड को 2-1 से बढ़तरी हासिल हुई है। ज़ाहिर है जिस तरह सभी आज हमने प्रोग्राम में आगाज में बात भी की कि ज़ाहिर क्वेश्चन हो रहे हैं कि सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं हमारी टीम के साथ, तो व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। तो ये अब पूछते हैं जो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब कल क्या हुआ, किस शिकस्त की वजूहात आपको क्या लगती हैं? क्या वाकई 4 रन से तो जाहिर है हम हारे जरूर है लेकिन एट द सेम टाइम क्या कोताहियां हुई हमसे? फिर बहुत बहुत शुक्रिया सबरीन आपका और जो है आपको भी दोनों को सुबह बखैर। अब तो देर हो गई है लेकिन बहरहाल अभी भी सुबह खत्म नहीं हुई। और जो वजूहात पूछ रही हैं सबीन, वजूहात कई हैं। एक तो पाकिस्तान की जो 17 रुकनी टीम अनाउंस हुई, 3 खिलाड़ी उसमें से अनफिट हो गए। आजम खान पहले अनफिट हुए, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर इरफान खान नियाजी। और जो सिलेक्शन कमेटी ने 5 रुकनी टीम अनाउंस की थी, हालांकि ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, 6ठे सिलेक्टर बाबर आजम थे, उस टीम का इंतखाब इस तरह से किया गया कि 4 रेगुलर ओपनर रख लिए। उस्मान खान भी इनिंग्स ओपन करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास सिर्फ एक बंदा रह गया आजम के अनफिट होने के बाद, इफ्तिखार अहमद। फिर आपने 3 लेग स्पिनर्स खिला लिए। कोई टीम का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन बनाया। और अब आप देखें कि मिडिल ऑर्डर आपका रिवॉल्व कर रहा है इमाद वसीम पर। इमाद वसीम ऑलराउंडर तो है लेकिन इतना मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जिस तरह दुनिया में होता है। दूसरे आपकी जो बैटिंग है आखिरी जो खास तौर पर 7 से 15 ओवर तक आपकी बैटिंग बहुत स्लो होती है। दुनिया की अगर आप दीगर
टीमों का उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया 9 रन फी ओवर की औसत से स्कोर करता है और पाकिस्तानी टीम दुनिया की उन तमाम टीमों में अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान से पहले ऊपर है 7.3। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से आपकी बैटिंग हुई, खासतौर पर बैटिंग आपके लिए लम्हे फिक्रिया है, बॉलिंग भी उसामा मीर की बड़ी पिटाई हुई, इमाद वसीम से नई गेंद कराई इन्होंने, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ इसका जवाब देना चाहिए वहाब रियाज साहब, जिन्होंने अपने सर पर कई कैप्स पहने हुए, सीनियर टीम मैनेजर भी बने हुए, वो एवरेज क्रिकेटर थे, उसके अलावा वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर भी हैं, सब कुछ चला रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए ना कि पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहत है एक ऐसी टीम से कि जिसमें तजुर्बाकार खिलाड़ी शामिल ही नहीं थे। अच्छा, और बेग साहब जरा ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रेज भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ प्लेयर्स ने बैटिंग ऑर्डर का हवाला भी दिया है, शादाब ने उसका जिक्र किया, बैटिंग ऑर्डर हमारा सेट नहीं हो रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आपने बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को लगाया है, चंद T20 खेले। मोहम्मद यूसुफ अपने जमाने के लॉन्गर वर्जन के जबरदस्त बैट्समैन थे, 90 टेस्ट मैचेस खेले, 250 से ज्यादा वनडे खेले, लेकिन वो T20 की टेक्निक अब तक इनको नहीं बता पाए हैं। खिलाड़ियों को खुद भी सोचना चाहिए, यूसुफ का अपना तजुर्बा भी उनको इसमें बरूए कार लाना चाहिए। मैंने आपको शोएब पहले कहा ना कि 4 ओपनर्स आपने रख लिए, मोहम्मद रिजवान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, बाबर आजम भी है, साइम अयूब भी है। बेग साहब रिजवान पर कमेंट लूंगा, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद फिटनेस बहुत बेहतर हुई होगी तमाम प्लेयर्स की आफ्टर काकुल कैंप, लेकिन रिजवान की फिटनेस पर भी सवाल उठे हैं। वैसे में आगे वर्ल्ड कप जो आना है तो मुश्किल हो जाएगा हमारे अनफिट प्लेयर्स के लिए उसमें खेलना। शोएब, जो मेरे पास इत्तलात आई कि रिजवान को जो पीसीबी का डॉक्टर्स का पैनल है उसने तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इस सीरीज के बाद रवाना होना है आयरलैंड और इंग्लैंड, जहां वो T20 खेलेगी। तो क्या रिजवान उस सीरीज तक फिट हो जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और बाद लोग तो ये कह रहे हैं ये लोग उस ट्रेनिंग को सस्टेन नहीं कर पाए, हालांकि इससे पहले भी काकुल में ट्रेनिंग हुई है। मिसबाउल हक, आपको याद होगा 2016 में सब सलूट मार रहे थे अपने ट्रेनर को और पुशअप भी किए इन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीतने के बाद, लेकिन जो इस दफा ट्रेनिंग हुई लगता है उसको सस्टेन नहीं कर पाया। पहले आजम खान अनफिट हुए, फिर रिजवान की इंजरी हो गई, इरफान खान नियाजी की इंजरी हो गई। क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग थी, हार्ड ट्रेनिंग थी कि आप रस्से पे लटक रहे हैं, आप नीचे कूद रहे हैं, दीवार से आप पत्थर उठाकर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनके मसल्स पे यकीनन असर पड़ा है। उसके असरात अब आना शुरू हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह भी ये ट्रेनिंग की कि PSL के फौरन बाद ये ट्रेनिंग के लिए चले गए, रेस्ट नहीं कर पाए, और इस ट्रेनिंग के फौरन बाद इन्होंने T20 सीरीज में हिस्सा लिया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है। और बेग साहब जाहिर है इस पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे तज़कियाकार इस पे बात भी कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं बार बार के एकदम से इतनी एग्रेसिव ट्रेनिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए था, जबकि फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुआ था और उसके बाद परफॉर्मेंसेस भी हमारे सामने थी क्योंकि वीक थे फिजिकली, इंजरीज हो रही हैं और बहुत सारे और मामला। और ऐसे में इतनी सख्त ट्रेनिंग के लिए अचानक से भेज देना, एक डायरेक्ट कहते हैं ना आप फाइनल फेज में आपने भेज देना इनिशियल फेजेस से गुजारे बगैर, तो इस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है अभी। बिल्कुल सबीना, आपने सही कहा। देखें, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एक मीडिया के आदमी हैं, वो अब क्रिकेट में आए हैं और फिर वजीर दाखिला भी बन गए। उनको अभी क्रिकेट के मामलात को समझने में वक्त मिलेगा, तो जो उनके इर्द गिर्द मुशीर है वही उन्हें मशवरे दे रहे हैं। खासतौर पर लोग टारगेट करते हैं वहाब रियाज को। वहाब रियाज जो पंजाब की निगरां काबीना में मुशीर खेल भी थे, फिर उसके बाद वो नकवी साहब की वजह से चीफ सेलेक्टर बन गए ज़का अशरफ के दौर में, और अब वो सारे मामला चला रहे। तो इन लोगों ने क्या मशवरा दिया? ये तो क्रिकेट खेले हैं ना, नकवी साहब तो नहीं क्रिकेट खेले, ये तो क्रिकेट खेले। इन्हें सोचना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था। इनके साथ मोहम्मद यूसुफ है, अब्दुल रज़ाक है, असद शफीक है, ये सारे क्रिकेटर्स हैं। मुझे लगता है कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिशों की वजह से ये नताइज हमारे सामने आए और उन्होंने गलत मशवरे दिए। ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज से इतना ही। दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।